अगर देखा जाए डेवलपमेंट तो बहुत सारी हो रही है ना, जैसे आप अभी हम आटा और चीनी बोरान की बात कर रहे थे और सरे राह चलते चलते हम दूसरे सवाल की तरफ चल निकले, तो डेवलपमेंट तो बहुत ज्यादा हो रही है। और पहले वाला जो हमारा सवाल था उसमें सवाल रह गया, तो अपोजिशन तो ये मुतालबा कर रही है कि जिस तरह से नैब उनके खिलाफ हरकत में आता था, इंक्वायरी स्टेज के ऊपर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, तो अब ये आटा चीनी बहरान की रिपोर्ट आने के बाद जिन लोगों के नाम आ चुके हैं, जो सामने लोगों को पता चल चुका है कि इन लोगों ने आटा चीनी बहरान से फायदा उठाया है, तो उन्हें गिरफ्तार नैब क्यों नहीं करता? और हैरानगी इस बात की भी होती है कि उसमें शरीफ खानदान की शुगर मिलों के नाम भी हैं और मुतालबा भी उनकी अच्छा जानिब से किया जा रहा है। अच्छा देखिए, मैं अभी तक जो है ना, यहाँ तक अभी सवाल दो इशू हैं। अभी एक इंक्वायरी की स्टेज है, इंक्वायरी स्टेज में आके जो कोई भी, यानी ये जो इंक्वायरी हो रही है अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, और इसकी रिपोर्ट को हम बेसिकली बुनियादी तौर पर ये एविडेंस के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये कमीशन इंक्वायरी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, यानी जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, ये सप्लीमेंट तो कर सकती है। आपको याद होगा कि पनामा की जब जीआईटी हुई थी, तो पनामा के वाजिद जिया साहब बकायदा शहादत के तौर पर पेश हुए थे, फिर उन्होंने बकायदा इसको शहादत के तौर पर माना था। तो यहाँ ये देखना ये है कि इस स्टेज के ऊपर देखें, वो हमारे यहाँ जो कि सियासतदानों का एक वतीरा बन गया है कि नैब के इदारे को बदनाम करना बिला वजह। भाई यहाँ पर बैठ के आप मिसाल के तौर पर यहाँ चाहिए ना शहबाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब बड़ा आसान हल बताता हूँ और ये मैं चैलेंज करता हूँ, किसी ने कुछ नहीं करना, ना ये आसफ जरदारी आएंगे, ना रजा रब्बानी, ना कोई इनका बड़ा लीडर नहीं आएगा। एक दरखास्त है नैब के अंदर कि भाई कंप्लेनेंट बनो ना, जब वो कंप्लेनेंट बनोगे तो वहां जाकर के ये रिपोर्ट आई है, ये मैं शिकायत कुरिंदा बन गया हूं, आप इस पे कार्रवाई करें। फिर नैब अपनी कार्रवाई का इख्तियार कर लेके उस मामले को देखती है और फिर आगे गिरफ्तारी का प्रोसेस शुरू होगा। ये अपने तक ऑटोमेटिक, मैं वही कह रहा हूं कि हमें कानून के मुताबिक सारे मामला को देखना है। और मैं चूंकि एक बात बड़ी मैं निकल ना जाए मेरे जेहन से, अभी हमारे यहाँ जो अच्छा एक ट्रेंड सेट हो गया ना, ये ट्रेंड अच्छा नहीं है। हम जो यानी मैं पहली दफा, आपको भी पता है, मैं 1991 से हम देखते आए हैं, कभी हमने आज तक अपनी हुकूमत के दौर में देखें, वन मस्ट अप्रिशिएट, हमने अलीम खान को पकड़ते देखा, यहाँ सप्तान को पकड़ते देखा, किसी ने सारे इस्तीफे, समीउल्लाह चौधरी देखे, मुझे उसके बारे में सख्त एतराज आता है कि वो सारे स्कैंडल के अंदर उसका कहीं ना कहीं रोल बनता है, लेकिन उन्होंने अपने 30 इस्तीफे दे दिए। यहाँ पर हमने ऐसी को प्रेसिडेंट देखी नहीं है, ये मानना पड़ेगा हमें। लेकिन आप हैरान होंगे कि इस वक्त इस तरह की बायस एक ओपिनियन चल रही है, जो असल जो करप्शन वाकई साबित हो चुकी है। मैं कमाल की बात बताता हूं कि अगर आप किसी ने भी वीट, आप तो किसी ने बड़ी खबर देने वाले हैं, आप तो बड़ी खबर देने लगे। बिल्कुल, मैं अभी तक किसी चैनल ने ये बात नहीं की है कि भाई वीट रिपोर्ट तो पढ़ लो। वीट रिपोर्ट का पैरा 48 पढ़ना जरा, पैरा 48 बड़ा मजेदार है। वो कहता है, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट नैब सखर conducted an inquiry and 16,24,282 bags were found missing, गायब हो गए from the stock, a loss of rupees 5.278 billion। और यार 3 अरब को रो रहे हो, ये 5.27 अरब रुपया नेशनल एक्सचेकर को नुकसान हुआ। उसमें से एक 1 पॉइंट आगे लिखते हैं, एंड ये रिपोर्ट का जिक्र है, रिपोर्ट असल में पढ़ना नहीं चाहते ना, 22 हमने एनके लगाई हुई है, हमने अपना मैं क्या कहूं, 22 की एनके लगाई हुई है, वहां क्या लिखा है, एंड रुपीज 1.608 बिलियन हैव बीन रिटर्न्ड एज प्ली बार्गेन। द एक्शन ऑफ नैब इन अप्रैल 2019 में was a clear indicator that the Sindh government's claim of 0.803 million tons of wheat stock was not correct। सिंध गवर्नमेंट क्या कहती है, चोरी हो गया है। अजहर सदीक साहब, ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर होगी। आप देखें, ये सखर का केस है, सिर्फ 5 अरब की करप्शन है। सिंध में करप्शन नहीं मानी जाती। वाह तो सैकड़ों अरब की करप्शन है। 460 अरब रुपए मिले कहीं से सुप्रीम कोर्ट को। होगा ये मुझे तो पता है, देखिए मैं पेज होता रहा हूँ, मैं उस केस में पेज, लेकिन आप देखना ये है कि देखिए ये तो बड़ा वाजे तौर पर है ना। अब यहाँ किसी ने सिंध गवर्नमेंट से हमने पूछा, हमने पूरे चैनल में मैं देख रहा हूँ शुगर भाई ये भी है यहाँ पर, आप वहां बैठ के, यहाँ तो बाकायदा आ गया, यानी आ गया करप्शन साहब, इसमें कोई जरूरत नहीं है भाई। प्ली बार्गेन जब कर ली उसने, तो इसका मतलब है गिल्ट मान लिया। इसमें जो वो सियासतदान थे, वो सियासतदान सामने सिंध गवर्नमेंट कह रही थी ये बैग गुम हो गए, चोरी हो गए,
और फिर चोरी होने के बाद उन्होंने बिल्कुल मिसिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया, चोरी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। और ये सारा कुछ सामने है, पैरा 48 है वीट की रिपोर्ट का। नाजरीन को हर एक को ये बात देखनी चाहिए ताकि इस बात को आगे लेके चलें। यानी बहुत हो गया, बहुत देर की मेहरबा आते आते, लेकिन इस मुल्क को आगे खुदा रहा, ये तलवार जिसने भी पकड़नी है बिल्कुल तलवार पड़े, ऊपर से बायस की ऐनक उतार लें और कोशिश करें कि जो जिसने गलत किया है उसको गलत कहें, जिसने सही किया उसको सही कहें। मैंने आज एक दरखास्त, मैंने आपको कल जिक्र किया था, मैंने दरखास्त दायर कर दी है और 40 सालों का रिकॉर्ड मांगा मैंने कि 40 सालों में सब, यानी ये तो बात देखे ना, 56 करोड़ की। आपने तो दरखास्त में पंजाब हुकूमत को लताड़ दिया कि ये पंजाब बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है। कैसे, यानी उस्मान गुलजार साहब, देखिए अच्छा नहीं लगता, इमरान खान साहब ने या किसी तमाम पीटीआई गवर्नमेंट ने उन पर बहुत ट्रस्ट किया है। एक सूबे का वजीर आला को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को बैठकर उन्होंने देखना है। और बैठ के ये अगर आप ये फैसले नहीं दे सकते, यानी गंदम के अंदर जो एक्सपोर्ट है वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, आपके सामने आ जाएगा। चीनी के अंदर यहाँ दो बड़ी गलतियां हैं, बहुत बड़ा। यानी एक तो आपको जब मुल्क में सप्लाई और डिमांड को सामने रखते हैं, सप्लाई और कंजम्पशन को अगर सामने रख के देखें तो समझ आ जाती है कि चीनी एक्सपोर्ट में नहीं, मेरे जैसे बंदे को पता है कि जो बाकायदा इस मामले को देख रहा है, तो इन्होंने बैठ के अगर एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, देखिए वो एक्सपोर्ट की कानून में गुजाइश है, मैं पहले बता दूं कि इतना आसान केस नहीं होगा रिबेट लेने के हवाले से, और ये सारे नवाज शरीफ और शहबाज और जरदारी वगैरह के दौरों के बनाए हुए हैं। सब्सिडी जो दी गई है वो सब्सिडी सही लीगल तरीके से ले ली गई है, वो शुगर एक्सपोर्ट कर दी गई है, फिर तो कोई जुर्म नहीं होगा। फिर तो जो पॉलिसी है उसको देखा जाएगा कि जो पॉलिसी साजों ने था वो दुरुस्त था, ये गलत था। फिर बात तो हुकूमत पे आ जाएगी, फैसला साजों पे आ जाएगी, फिर सब्सिडी लेने वालों पर बात नहीं होगी। लेकिन अगर सब्सिडी लेने के बावजूद वो चीनी एक्सपोर्ट नहीं की गई तो फिर इन लोगों पर भी बात आएगी। ये बड़ा खतरनाक चैप्टर है, असल चैप्टर ये है। मैं जो यहाँ मीडिया में बैठे बातें हो रही है ना, हम सब्सिडी पे रोते फिर रहे हैं, मैं सब्सिडी पे नहीं रोता। सब्सिडी पे तो बैठ के आपने क्या किया, आपने एक अमाउंट दिया 6-7 रुपए या 8 रुपए किलो के हिसाब से, पैसे वापस ले लिया आपने, और इन शॉर्टेज क्रिएट करने के बाद आपने जो हाई की और जो प्राइस डिफरेंस आया और उससे बैठ के जो आपने पैसा बनाया, दैट मनी हैज टू बी रिकवर्ड। और दूसरा जो खतरनाक काम है कि वो जो चीनी जो स्टॉकों में पड़ी हुई थी वो क्या वाकई बिक गई, क्या वाकई मार्केट में चलेगी? रिकॉर्ड की बातें फ्रंट मैन रखे हुए थे। और ये जो एक्सपोर्ट हुई है, यानी मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान का कह दिया चली गई है, अब अफगानिस्तान के कागज तो पता है सारे आपको, एग्जिट के सारे कागज बन जाते हैं, पड़ी यही कही रही। और कल जब शॉर्टेज हुई फिर वो इंपोर्ट मंगवाई, या इंपोर्ट नहीं हुई थी, बाहर चली गई हुई थी। अब स्टॉक यहाँ देखें, स्टॉक कौन चेक करता है? आपको आप हैरान होंगे, शुगर मिल वाले सारा देखते हैं, कहीं पर स्टॉक तो है नहीं। मैंने एफपीआर वालों से पूछा, हाईकोर्ट पूछती रही, हाईकोर्ट स्टेट बैंक से पूछती रही, हाईकोर्ट केयर कमीशन से, किसी ने नहीं कहा कि हमें स्टॉक ही नहीं पता। यानी मेरी कमल बेशी 6 दरखास्तें थी वहां बैठ के, और हर डेट पे, और वाजिद साहब जो थे ना केयर कमिश्नर, वो शक्ल दिखाते थे, शुगर स्टेट बैंक वाले भाग जाते थे कि हम क्या करें कि जो प्लेज किया है उसकी स्टॉक की डिटेल तो अवेलेबल होगी, वो प्राइवेट बैंक है, वो दे या ना दे। यहाँ पे नाजरीन के लिए ये बात क्लियर कर लेते हैं कि जो सब्सिडी दी जाती है इसकी भी एक वजह होती है, लेकिन अगर हुकूमत एक पॉलिसी बना ले तो ये सब्सिडी देने की जरूरत ना पड़े। सब्सिडी इसलिए देना पड़ती है क्योंकि जो काश्तकार हैं वो अपना गन्ना उगा लेते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो कंजम्पशन होती है, जो जरूरत होती है, उससे ज्यादा गन्ना जो है वो मतलब काश्त कर लिया जाता है, फसल ज्यादा सामने आ जाती है। जब फसल ज्यादा सामने आ जाती है तो ये शुगर मिल मालकान उनका गन्ना नहीं लेते, ये इनकार कर देते हैं। काश्तकार सड़कों पर निकल आते हैं, एहतजाज करते हैं, रोड्स को बंद कर देते हैं। तो फिर हुकूमत इन्हें कहती है कि आप इनका गन्ना खरीद लें, आप इस जो चीनी को एक्सपोर्ट कर दीजिएगा, हम आपको सब्सिडी दे देंगे। तो हुकूमत ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाती कि एक क्वांटिफाई किस्म की ये फसल जो है शुगर की काश्त की जाए, उससे ज्यादा हो ही ना जितनी हमारी जरूरत है, उससे ज्यादा होनी नहीं चाहिए। देखिए इमरान, आई मस्ट अप्रिशिएट मीडिया चैनल पे इधर उधर की बातें होती रही हैं, आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल उठाया। वी नीड टू हैव एन अथॉरिटी। ये जो हमने शुगर मिलों पे सारा छोड़ दिया है, केन कमिश्नर को सारा कुछ बना दिया है, एक अथॉरिटी बननी चाहिए। एक अथॉरिटी में कहीं ना कहीं यानी स्टॉक कितना पड़ा है, किसको बेचा है, क्या बेचा है, कोई हमारे यहाँ अपना कोडिफाइड कोई चीज ऐसी मौजूद नहीं है, कोई कंसोलिडेटेड कोई चीज ऐसी मौजूद नहीं है। ये एक अमर की जरूरत है यहाँ पर कि यहाँ पर कम से कम इस चीज को अगर चेक करना, ये एसेंशियल कमोडिटी है। हमारे यहाँ प्राइस
कंट्रोल और प्रॉफिटेटिंग एक्ट 1977 इतना कमजोर कानून है, वो चीनी की कीमतें फिक्स कर देते हैं, लेकिन चीनी की कीमतें भी हमारे यहाँ कौन फिक्स कर रहा है? वो शुगर मिल वाले बैठे कर रहे हैं। हुकूमत कहाँ फिक्स करती है? हुकूमत तो देखती नहीं है। जरूरत इस समर की है कि एक ये बड़ा काम है। दूसरा, आपको याद होगा 2018 में जब जस्टिस साकिब निसार साहब ने सारे ओनर को कड़ा दिया था, गन्ने के पैसे नहीं देते थे, लेकिन ना आप सारी बातें है ना, गन्ने के जब पैसे नहीं देते थे और किस तरह पैसे दिलवाए हर एक को पता है। लेकिन सब्सिडी की जो कहानी है वो बड़ी अनोखी है। वो अनोखी इस तरह से है भाई, एक रिकॉर्ड में ऐसा है, ये शुगर मिल वाले बड़ी बुरी तरह फंस गए हैं। जब मैंने हाईकोर्ट में यह पिटीशन दायर की, जब मैंने स्टॉक और ये बातें की, तो उन्होंने इश्तेहार चलाना शुरू कर दिए कि हमारी कॉस्ट पूरी दुनिया के बराबर है। अब सब्सिडी तो आपको इसलिए मिलनी थी कि बाहर के मुल्क के अंदर चीनी की कीमत कम थी, हमारे यहाँ प्रोडक्शन के कॉस्ट ज्यादा आ रही थी। वो जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस बैलेंस करने के लिए आपको सब्सिडी मिलनी थी। अब यहां हो क्या गया? आपने तो खुद इश्तेहार दिए हैं, आपने तो इश्तेहार दिए हैं कि पूरा पाकिस्तान शुगर मिल के इश्तेहार रिकॉर्ड में मौजूद है। मैंने पैमरा को कहा, मैंने दरखास्तें दायर की कि पैमरा को के रोके, ये गुमराह कर रहे हैं कौम को, असल जो हकायक है। अब वो जो प्राइस डिफरेंस जो निकलेगा ना, ये भी बड़ा खतरनाक काम है। ये पहली दफा शायद होने जा रहा है। फोरेंसिक इसलिए तो हो रहा है, फोरेंसिक ये साबित करेगा कि आपकी शुगर की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है जो हमने निकाली थी ना, वो निकाली थी तकरीबन को 54-55 के करीब। अगर गन्ना जो है ना 200 रुपए मन के करीब हो, तो उसमें हालांकि हर एक को पता है बाकी मड निकाल दें, वो एथेनॉल निकाल दें, बगास निकाल दें, बिजली पैदा करती हैं, अगर वो कॉस्ट भी निकाल दें, वो सारों करके तो कॉस्ट तकरीबन जाकर वो 58 रुपए के करीब बनती है सारे एक्सपेंसेस डालने के बाद। तो आप बेचते रहे चीनी 80 रुपए, 85 रुपए, 90 रुपए तक चले गई। और आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के दौर में 140 रुपए तक चीनी गई थी, और उस वक्त डॉलर की कीमत भी इतनी नहीं थी। तो यहां जो बात है ना, जब फोरेंसिक, मैं इसलिए कह रहा हूं कि फोरेंसिक जब सामने आ गया, तो बाहर जो आपने चीनी, मिसाल के तौर पर बाहर चीनी अगर कॉस्ट निकाली, वो तो थी 60 रुपए, आपने बताया नहीं 80 रुपए है। अब 80 रुपए को बैलेंस करने के लिए आपने सब्सिडी ली। अब वो सब्सिडी जब आएगी तो ये सब्सिडी भी सारी वापस देनी पड़ जानी है। ये इतना आसान काम नहीं है। डिपेंड करता है कि अगर तमाम सियासी जमातें इसमें कड़ी सियासत छोड़ दें, खुदारा वजह यह है सियासत यहाँ सारी सियासी जमातें करेंगी, क्योंकि शुगर मिलें सारों की हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यहाँ बैठ के यहाँ सारे लड़ रहे होंगे, अंदर इन सारों के आपस में बैठ के प्लानिंग बन रही होनी है कि हम किस तरह इस सारे मामले को कूल डाउन करें। क्या लड़कों ने कोई स्ट्रेटेजी बन रही होगी इस वक्त, मैं पहले बता दूं आपको। या तो आर्टिफिशियल क्राइसिस की बात हो रही होगी, लेकिन जहांगीर तरीक साहब ने आगे कहा है कि हमारे पास चीनी बहुत है, इन्होंने भी कहा है कि हमारे पास स्टॉक में चीनी बहुत मौजूद है, लेकिन ये काम बहुत खतरनाक है। ये मैंने आपको पहले कह दिया था कि वो भिड़ का छत्ता छेड़ लिया है इमरान खान ने, जुआ खेल लिया है इमरान खान ने, और ये जुआ अगर कामयाब हो गया ना, तो इस मुल्क की किस्मत बदल जाएगी बाखुदा, मैं बता दूं आपको, आने वाले दौर में। और इमरान चूंकि वो वैसे भी उसका यकीन कोई रब्बे पाक पे ज्यादा है, आके तो नबी करीम कि वो ज्यादा है। कैरी ऑन वो जात की जात में ये देखिए ना, वजह ये है कि हाकिमियत तो खुदा की है। इक्तदार अगर दिया है तो रब की मर्जी से इक्तदार मिला है। अगर इस इक़्तिदार को कौम देखें, इस अगर एक दफा ये काम कर दिया ना, बड़ा मुश्किल है कि यहाँ पर कम से कम। लेकिन अगर सदीक साहब, ये जैसे हमने कल भी बात की थी, बहुत बड़ा जुआ खेला है वजीर आजम इमरान खान साहब ने। जैसे अभी आपने कहा है कि भिड़ के छतों में हाथ डाल दिया है, और कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब अपने ऊपर ये मक्खियां जो है वो लड़वा बैठे, और जो तारीखें देने वाले लोग हैं जो हर दिन नई तारीख देते हैं, जी ये जनवरी में इमरान खान साहब गए, दिसंबर में गए, मार्च में मार्च होगा, अब जो है ना वो बात कर रहे हैं अप्रैल मई की, तो वो तो फिर लोग सच्चे साबित हो जाएंगे। वो तो कहेंगे हम देखें, हमने तो कहा था कि खान तो गया। देखिए मैं बताऊं आपको, बात सिर्फ इतनी है कि वो जो बातें थी ना, वो जो सियासत, वो तो उनकी मार्च भी खत्म होगी। आप भी कहते थे, आप तो उस वक्त भी कहते थे कोई मार्च नहीं आ रहा। आपने कहा था, मुझे याद है, मेरे प्रोग्राम देखे, आपने कहा था कोई बात, ये सब ड्रामा बेवकूफ बुला रहे हैं कौम को। लेकिन ये वाली जो लड़ाई है ना, इस लड़ाई के अंदर इस स्टेज के ऊपर इमरान खान की गवर्नमेंट अगर जाएगी ना, तो फिर ये असेंबलियां टूटेंगी। मैं खबर दे रहा हूं आपको, अगर ये इमरान खान की गवर्नमेंट छेड़ने की कोशिश की, तो फिर ये पूरी असेंबलियां मलिया मेट होगी। और इमरान की जो क्रेडिबिलिटी, जो फर्ज करे थोड़ी देर इल्जाम लग गए थे ना उसके ऊपर, इस स्टेज के ऊपर कोई भी ऐसा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट चली गई स्टेज, जो इमरान ने अब ये काम कर लिया है, इमरान की क्रेडिबिलिटी, और देखिए ये क्रेडिट इमरान को कोरोना वायरस का क्रेडिट जाना है
कि जिस आसान तरीके से शायद ये हुक्मरान की एक खास करम भी है, तवज्जो भी है कि रब्बे पाक की कि इतनी बड़ी तकलीफ शायद अभी तक पाकिस्तान में अल्लाह आसानी रखे आने वाले दौर के अंदर भी, कि हमने कोरोना के अटैक वो नहीं देखे जो हालात और वाकया ने देखे हैं। अगर ये मिसाल के तौर पर अगर किसी यानी यहाँ पर वो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, कि अगर खुदा ना खासा किसी ने ये छेड़ने की कोशिश की तो हो सकता है सारा कुछ ही पैक हो जाए। और ये मैं खबर दे रहा हूँ आपको, वरना ये काम आगे जाना है कि इस वक्त जो बैठ के जो मुख्तदर इदारे हैं वो ऐसा कुछ नहीं करने देते। वो एक ही एजेंडा है इस मुल्क में कि इस मुल्क में से गंद खत्म होना है, इस मुल्क ने आगे जाना है, ईमानदारी से आगे जाना है। मुल्क में बहुत कुछ है, इतना कुछ हमारे पास मौजूद है इस मुल्क के पास कि यानी इतने से सुनते आ रहे हैं, आज पाकिस्तान गया, कल पाकिस्तान गया, ये कायम दायम है इस मुल्क की तरक्की। आप खुद सोचे कि एक दौर था कि हम तो हम याद है बचपन में फटे हुए कपड़े यानी उसको हम कहीं अपने मोहल्ले में देखा करते थे, उसको टांके लगा के पहना करते थे। और आज हम माशाल्लाह आप कहना ये चाह रहे हैं तमाम तर बदहाली के बावजूद भी, मुश्किलात के बावजूद, मुआशी बहरानों के बावजूद ये मुल्क आगे गया है, ये रुका नहीं है। इसने तरक्की की मनाजिर चले बहुत तेजी के साथ तय नहीं की, लेकिन तरक्की की जो सीढ़ियां हैं उसके ऊपर ये उसने स्टेप लिए हैं, फॉरवर्ड गया है, पीछे नहीं आया। इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना जी। अगर आप लिटरेसी रेट देखें इस मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में, इस मुल्क में ये देखें ना, ये डेवलपमेंट हमने सड़कों के चक्कर में डाल दी। सड़क सिर्फ एक ही वन बेल्ट वन रोड का बड़ा जबरदस्त मनसूबा था और हम उसको सही तरह कैश नहीं कर सके। हम मिसाल के तौर पर भाई मेरे मुल्क में मेरी जगह में से लेके जाना था, आपको एक बेहतर डील करनी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों ने कहा पैसे बनाए, मेट्रो ऑरेंज में पैसे बनाए, मेट्रो बसों में पैसे बनाए, पावर प्रोजेक्ट में पैसे बनाए। पावर प्रोजेक्ट तो आने वाले दिनों में अगर लगाने थे तो वहां लगाते वाटर प्रोजेक्ट। आपने क्या लगा लिए, कोल प्रोजेक्ट लगा लिए जो बंडेड प्रोजेक्ट है, जो खत्म हो गए, वहां भी पैसा बनाया आपने। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन बना ली लाहौर के अंदर 27 किलोमीटर की, 350 किलोमीटर आपने सत्यानाश कर दिया। यही बुलेट ट्रेनें चलाई होती जो कराची, यानी आज जहाज पे हम नहीं सफर कर सकते, कई दफा मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है कराची से जाना हो, तो बुलेट ट्रेनें चल रही होती पूरी दुनिया के अंदर। आप यूरोप चले जाएं, इंग्लिस्तान चले जाएं, अगर चलानी थी तो ये चलानी थी ना। और आपने मेट्रो तो बना, यानी आपने मोटरवे बना दी, मोटरवे के साथ शहर कितने आबाद किए। तो ये इस मुल्क में देखिए विजनरी लीडर चाहिए जो आने वाले दौर में कुछ सिमत में सही लेके जाए, अपने साथ ईमानदार लोग। यानी अब हर कोई आप देख लें, अब मिसाल के तौर पर लैंड ग्रैबर आपको नजर आ रहे हैं सारे, यानी एमपीएमएलएन के अंदर लाहौर या आसपास देख लें, सारे प्रॉपर्टी डीलर्स आपको नजर आएंगे। ख्वाजा साद रफीक देख लें, आप जवेद लतीफ देख लें, राना सनाउल्लाह देख लें, गुलाम दस्तगीर देख लें, खोखर बरदरान देख लें, सारे देख लें आप। ये सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। फिर वो ड्रग डीलिंग में नाम आ गया राना सनाउल्लाह का भी, आपको अंदाजा है, हर एक को पता है। फिर हमने वो और एफेड्रेन आपको पता है, हनीफ अब्बासी साहब। यानी यहाँ देखा जाए, यहाँ सियासत तो इतनी गंदी हो चुकी है कि यहाँ वो ऐसे चेहरे सामने आए हैं। इमरान के आसपास भी वो लोग हैं, लेकिन इमरान ने उन लोगों को अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया। आप देखें कितना करीबी दोस्त, यानी उस इमरान खान की गवर्नमेंट बनाने में बहुत हाथ है, हर एक को पता है जहांगीर तरीन का। और जहांगीर तरीन साहब को मेरी एक गुजारिश होगी उनसे कि नहीं, आप अगर वाकई सच्चे थे, आप इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते थे, तो आपको इमरान के साथ खड़े होना चाहिए। अभी भी आपको ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन भुगतनी चाहिए। आप साबित करें अपने आप को कि आपने कोई फायदा नहीं लिया, कोई एडवांटेज नहीं लिया। वैसे भी देखा जाए, शुगर मिल अकेले जहांगीर तरीन की तो नहीं है ना, शुगर मिल की इंडस्ट्री में हर इस अवाम में सभी ने हाथ धोए हुए हैं, फिर सबके साथ होगा जो होगा। तो ये इंप्रेशन मत देने की कोशिश करें। तो आखिर में आप मक्खन लगा रहे हैं, आखिर में आप मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी हमारा वक्त जो है वो लंबा हो गया। आपके साथ तो गुफ्तगू करने बैठे हैं, वक्त का पता नहीं चलता, कसम से इतनी दिलचस्प आप गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आपके साथ निश्चित हमारी जो है वो चलती रहेंगी। बहरहाल आज के प्रोग्राम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन की तरफ से मैं ही शुक्रिया अदा करता हूँ और अगले प्रोग्राम में नाजरीन आपसे फिर मुलाकात होगी। अजहर सदीक साहब को अब हम गाहे बगाहे अपने प्रोग्राम में बुलाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी।